हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा प्राचीन भारत के क्रम में अगला वीडियो मौर्य वंश से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष हुआ था और मगध में विभिन्न प्रकार के जो है राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कई नए राजवंशों का उदय हुआ। इस नए राजवंशों के उदय के क्रम में सबसे पहला जो वंश आया था वो था हर्यक वंश, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शिशुनाग वंश और फिर आया था नंद वंश। लेकिन इन तीनों वंशों के पतन के पश्चात एक जो सबसे महत्वपूर्ण वंश आया उसका नाम था मौर्य वंश। तो आज हम लोग विशेष रूप से इसी संबंध में पढ़ेंगे, और चूंकि ये मौर्य वंश काफी लंबा चैप्टर है तो इसके दो वीडियो आएंगे और दोनों वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि मौर्य वंश को थोड़ा अच्छे से समझ सके। इसको पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं, और अगर किसी बुक में एनसीईआरटी या आपके पास किसी प्रकाशन की अच्छी बुक हो तो वहां से इसको पढ़ ले, तो आपके सारे जो इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न है वो तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मौर्य वंश के संबंध में। तो नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना 322 बीसी में हुई और यह 185 बीसी तक चला, तो यानी एक लंबा कार्यकाल रहा मौर्य वंश का। इस दौरान कुछ प्रमुख राजा हुए जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक सबसे महत्वपूर्ण थे। तो चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत। और जानकारी के स्रोत के क्रम में दो प्रकार के स्रोत जो है वो प्रमुख हैं। एक सबसे पहले जो है वो है साहित्यिक स्रोत, और फिर दूसरा जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में मूल रूप से हम लोग देखेंगे जो भारतीय इतिहासकारों ने जो लिखा है वो, और कुछ विदेशी इतिहासकारों के भी विवरण मिलते हैं उसको। और पुरातात्विक स्रोतों में जो पुरातत्व से प्राप्त वस्तुएं थी उनसे क्या जानकारी मिली है। तो आइए इसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं कि मौर्य वंश के संबंध में साहित्यिक प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो महत्वपूर्ण प्रमाण दिखता है वो दिखता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के संबंध में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर इंडिका, पुराण, मुद्रा राक्षस और बौद्ध जैन ग्रंथ, ये प्रमुख वो पुस्तकें हैं जहाँ से मौर्य वंश के संबंध में साहित्यिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुरातात्विक क्षेत्र में अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनाए गए, या जूनागढ़ से जो अभिलेख मिला है रुद्रदामन का, या फिर भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड जो मौर्य काल के मिले हैं, इन सब को मिलाकर के एक अच्छी जानकारी इकट्ठा होती है, जिसके माध्यम से हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इस पर पहले नजर डालते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के संबंध में ये याद रखना है कि चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। और मूल रूप से अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक विषय और लोक प्रशासन के विषय पर आधारित था, जिसमें राजा के द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन के संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, जिसमें सप्तांग सिद्धांत राजा के 7 कार्य जो हैं और उसके संबंध में इसमें जानकारी दी गई है। और उसी सिद्धांत के आधार पर इस अर्थशास्त्र को एक राजनीतिक विषय का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। अब इस अर्थशास्त्र में बड़ी संख्या में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इंडिका के संबंध में आप जानते होंगे कि मेगास्थनीज यूनानी जो एक यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसने इंडिका की रचना की। हालांकि इंडिका अपने मूल रूप में नहीं पाई गई है, लेकिन इससे प्राप्त जानकारी से भी मौर्य काल के सामाजिक, उसके प्रशासन संबंधी जानकारी मिलती है। इसके अलावा भारतीय ग्रंथों में पुराण और बौद्ध जैन ग्रंथों में दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथों से भी भारतीय इतिहास के इस मौर्य काल के संबंध में कुछ जानकारी मिलती है। इसमें एक महत्वपूर्ण है मुद्रा राक्षस। आप जानते होंगे कि मुद्रा राक्षस की रचना जो है वो विशाख दत्त द्वारा की गई है। और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में क्या जानकारी दी है, तो उसने जानकारी दी है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक कुटिल रचना रची, और उसके माध्यम से उसने जो है नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया और पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो इस पूरे संपूर्ण रणनीतिक जानकारी जो है मौर्य वंश की स्थापना की वो मुद्रा राक्षस से मिलती है, जो विशाख दत्त की रचना थी। अब पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो अशोक के अभिलेख, जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख आदि शामिल हैं, उन पर खुदे हुए जो अक्षर हैं उनसे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम में, यानी मुख्य रूप से अशोक के समय में मौर्य प्रशासन कैसा था। इसके अलावा अशोक के जो धर्म की नीति थी उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कला, साहित्य और लिपि की जानकारी भी जो है यहाँ से मिलती है।
अब भवन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल राजप्रसाद था जिसके अवशेष जो है पटना पाटलिपुत्र से मिले हैं, तो उससे भी उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्तूप, गुफा, मृदभांड ये सब मिले हैं मौर्य काल से, और इनसे भी बड़ी संख्या में मौर्य काल से संबंधित अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये प्रमुख स्रोत हैं जिन स्रोतों के आधार पर मौर्य वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, और इन्हीं आधार पर प्राप्त जानकारियों के क्रम में हम लोगों को ये पढ़ने को मिलता है। अब आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर चलते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई थी। तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी एक प्रक्रिया द्वारा जिसमें कहा जाता है कि चाणक्य जो कौटिल्य नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, वो नंद वंश के राजा घनानंद के दरबार में रहते थे। जहां घनानंद एक क्रूर शासक था, उसने अपमान करके चाणक्य को जो है अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था, और फिर उसने देखते देखते दरबार में वापस आने के लिए, बदला लेने के लिए उसने एक मार्ग तलाशा, और उसी मार्ग तलाशने के क्रम में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से मिले और चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक शिक्षा दी, और फिर उसकी सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना की। इस संबंध में कई कहानियां प्रचलित है। जैसे कहानियों में है कि मौर्य वंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, पहले वो मौर्य कुल से संबंधित थे, और फिर वो नंद वंश के राजा को पराजित करने के क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य की जो है सहायता वो किसने की थी, तो चाणक्य ने, और सारी जो रचना थी वो चाणक्य के द्वारा ही रची गई थी, और इसी का वर्णन जो है मुख्य रूप से मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखे गए हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य जो थे वो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और उन्हीं की सहायता से इस वंश की स्थापना की गई थी। तो मुख्य रूप से आज हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा कि मौर्य वंश के संबंध में, और किस प्रकार से इस मौर्य वंश के साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, और किस प्रकार से नंद वंश के समाप्ति के बाद मौर्य वंश मगध का साम्राज्य स्थापित होता है, जो कि मगध का सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में जाना जाता है मौर्य वंश को। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य वंश के जो प्रमुख राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अंतिम राजा। तो आज के वीडियो में मूल रूप से हम लोग राजा के संबंध में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मौर्य के प्रशासन, कला, साहित्य के विकास से भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर आकर। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना की, और 298 बीसी तक वो मौर्य वंश के शासक बने रहे। तो यहाँ से कुछ डेट से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कई प्रकार की अलग अलग विचारधारा फेमस रही। जैसे बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो क्षत्रिय कह के संबोधित किया गया है, जबकि मुद्रा राक्षस या पुराण या ब्राह्मण ग्रंथ जितने थे उन सभी ग्रंथों में उनको जो है शूद्र कह के संबोधित किया गया है। तो इसीलिए इनके जाति संबंधी जानकारी पर जो है इतिहास में विभेद देखने को मिलता है। अलग अलग साहित्य अलग अलग बातें करती हैं। अब अगर कुछ और बातें ध्यान से देखें तो चूंकि यूनानियों का संबंध जो है उस समय भारत से था, तो यूनानियों के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं उनमें एक शब्द मिलता है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के संबंध में कुछ बातें हैं कि जस्टिस और एस्ट्रेबो नामक जो इतिहासकार थे उन्होंने सेंड्रोकोटस कह के संबोधित किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, और एपियन और प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों ने उन्हें एंड्रोकोटस कहा। तो ये यूनान के जो इतिहास की बुक है उसमें इस तरह के नाम लिखे थे। तो ये पता नहीं था कि ये किस राजा के विषय में लिखा गया है। भारत में 1784 में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। तो इस विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले ये पहचाना कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो वर्ड यूज किया गया है यूनानी साहित्य में, आखिर ये कोई और नहीं है बल्कि कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में इस शब्द की खोज जो है वो किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने की थी। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट बनेंगे कि यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना गया है, तो सेंड्रोकोटस के नाम से और एंड्रोकोटस के नाम से। और ये एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, इसकी खोज किसने की है, तो विलियम जोन्स ने की है।
अब मूल रूप से अगर चंद्रगुप्त मौर्य से आए प्रश्नों को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की, साम्राज्य विस्तार शुरू किया और इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया कि पश्चिम में ईरान के बाद अफगानिस्तान सीमा से लेकर के बंगाल सीमा तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य वंश स्थापित हुआ। और यह पहला अवसर था जब इतने बड़े विशाल भूभाग पर किसी एक राजवंश का शासन हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का एकीकरण का पहला व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जिसने संपूर्ण भारत को एकत्र करने का प्रयास किया था। और सबसे बड़ी विशेषता मौर्य काल की यही मानी जाती है क्योंकि यहाँ से व्यवस्थित एकीकरण और प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी कि केंद्रीकृत प्रशासन था, जहाँ राजा केंद्र में होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी केंद्रीकृत प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साम्राज्य विस्तार के क्रम में स्थानीय क्षेत्रों को तो जीता ही, उनकी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी सेल्यूकस निकेटर से, जिससे प्रश्न बन जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर से उनका युद्ध जो है वो 305 बीसी में माना जाता है। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सिकंदर के संबंध में। सिकंदर जब अपने भारतीय साम्राज्य को विजित छोड़ करके वापस जाने लगता है तो वो सेल्यूकस निकेटर को भारत के सीमा प्रांत तक्षशिला क्षेत्र का राजा बना करके चला जाता है। जाने के बाद वही सेल्यूकस निकेटर जो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर शासन कर रहा था, उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई। इस लड़ाई के पश्चात सेल्यूकस निकेटर जो है वो पराजित हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। लेकिन जीतने के उपरांत एक संधि हुई। इस संधि के क्रम में 2-3 बातें हुई। तो पहली बात क्या हुई कि एक मेगास्थनीज नामक जो दार्शनिक था, जो एक राजदूत के तौर पे सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, जो कई बार प्रश्न में आया है। और इसी मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जिसको हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है। इसके अलावा जब संधि हुई तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दान में दिए और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार और मकरान के क्षेत्र जो है और हेरात के क्षेत्र, 4 क्षेत्र जो है वो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। और साथ ही साथ एक और संबंध हुआ जिसे वैवाहिक संबंध कहते हैं, जिसमें सेल्यूकस निकेटर के पुत्री हेलेना का विवाह जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। इस प्रकार से यह घटना चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद संपूर्ण साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो गया। अब आगे आते हैं तो जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास और उस 6 लाख सेना की मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला था और पूरे भारत को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, जैसा कि जस्टिन और प्लूटार्क का मानना है। इसके अलावा जस्टिन ने एक अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई थी और उस समय घनानंद का शासन चल रहा था, तो चंद्रगुप्त ने सिकंदर से सहायता मांगी थी। हालांकि ये सभी इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात का वर्णन किया है तो वो जस्टिन ने किया है। जिस जस्टिन ने ये भी कहा है कि 6 लाख सेना के साथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भारतीय पूरे साम्राज्य को रौंद डाला था और भारत पर कब्जा कर लिया था। अब अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म में भद्रबाहु जो कि महायान शाखा के जो थे वो भद्रबाहु जो थे वो इस जो जैन धर्म का जो शाखा था उसकी जो है वो हेड थे। और भद्रबाहु ने 298 बीसी में जब वो श्रवणबेलगोला चले जाते हैं तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ जाते हैं और वहाँ जा कर के चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उन्होंने अपने जो है प्राण त्याग दिए थे और उस प्राण त्यागने की विधि का नाम जो था वो संलेखन विधि या संथरा विधि के नाम से जाना जाता है। अब इस संलेखन विधि और संथरा विधि के द्वारा जो है उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर परंपरा के जो है वो संस्थापक थे, जिनके साथ जो है श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। तो अब आइए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बिंदुसार और अशोक की ओर बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा कि 322 बीसी में उन्होंने स्थापना की, 298 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के जाति के संबंध में या वंश के
संबंध में जहां बौद्ध और जैन ग्रंथ जो है मानते हैं कि क्षत्रिय थे, वहीं ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें जो है शूद्र कहा गया है। इसके अलावा जस्टिन स्ट्रैबो ने उन्हें सेंड्रोकोटस और प्लूटार्क और एपियन ने उन्हें एंड्रोकोटस कहा है, और इसकी पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सर विलियम जोन्स ने की है। उनकी प्रमुख लड़ाइयों में सेल्यूकस निकेटर से साथ हुआ युद्ध सबसे प्रमुख रहा है। उसमें मेगास्थनीज, 500 हाथी, हेलेना और 4 प्रांत, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें याद रखेंगे। इसके अलावा जस्टिन और प्लूटार्क ने उन्हें कहा है कि 6 लाख सेना के साथ उन्होंने भारत को रौंद डाला था, और 298 बीसी में श्रवण बेलगोला में संलेखन या संथरा विधि, जिसमें भूखे रह के प्राण त्यागे जाते हैं, उस विधि द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और कई बार यह भी प्रश्न आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से प्रेरित था, तो जैन धर्म को जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मानते थे। अब इनकी मृत्यु के बाद बिंदुसार 298 बीसी में राजा बना, जो 273 बीसी तक जो है मौर्य वंश का राजा रहा। बिंदुसार से जुड़े हुए 4-5 बुंदे हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अमित्रघात, बिंदुसार को एक और नाम दिया गया है अमित्रघात, जिसका तात्पर्य होता है शत्रु विनाशक। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जैन साहित्यों में उन्हें सिंहसेन नाम से भी संबोधित किया गया है। तो बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन जैसे नामों से भी संबोधित किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि जैन साहित्यों में किसे सिंहसेन कहा गया है, तो बिंदुसार को। और अमित्रघात भी एक नाम था, किसका? तो बिंदुसार का ही नाम अमित्रघात भी रखा गया था। बिंदुसार से जुड़ा हुआ कुछ प्रमुख बिंदु ये है कि जब बिंदुसार शासन कर रहे थे तो उस समय तक्षशिला का क्षेत्र, वही क्षेत्र जहां पर सेल्यूकस निकेटर को हरा करके मौर्य साम्राज्य स्थापित हो चुका था, उस क्षेत्र में कई बार विद्रोह उभर रहे थे। 2 बार प्रमुख विद्रोह उभरे वहां पे, जहां पर राजा की सत्ता को चुनौती जो है देने का प्रयास किया गया। इस चुनौती को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने 2 पुत्रों को क्रमिक रूप से वहां भेजा। सबसे पहले उसने सुसीम को भेजा। किसने? बिंदुसार ने उसे दबाने के लिए जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उसने पहले सुसीम को भेजा, जो उनका पुत्र था, जो विद्रोह को दबाने में पूरी तरह से सफल नहीं रहा। उसके बाद अशोक को भेजा गया, जिसने उस विद्रोह को दबाया, और कहा जाता है कि इसी घटना के बाद ये माना जाने लगा कि अशोक में जो है प्रशासनिक योग्यता है और वह एक अच्छा राजा बन सकता है। तो इस विद्रोह की घटना को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ विदेशी संबंध जो है वो बिंदुसार के समय रहे, जो चर्चा में रहे। जैसे सीरिया के राजा उस समय एंटियोकस थे, और एंटियोकस के पास जो है बिंदुसार ने पत्र भेजा था, और बिंदुसार ने पत्र में 3 चीज़ों की मांग की थी। एक सूखे अंजीर की मांग की थी, दूसरा अंगूरी शराब की मांग की थी, और तीसरा एक दार्शनिक की मांग की थी। और एंटियोकस ने सूखे अंजीर और अंगूरी शराब जो है वहाँ से भेजे थे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी परंपरा के अनुसार दार्शनिक नहीं भेजा जाता है। तो ये प्रश्न भी बन जाता है कई बार कि ये 3 चीज़ों की मांग जो है वो बिंदुसार ने कहाँ के शासक से की थी? तो सीरिया के शासक से की थी, और सीरिया के शासक कौन थे? एंटियोकस प्रथम। और उनसे ये मांग की गई थी, और इस मांग के बाद उन्होंने कौन सी मांग मान ली थी? तो सूखे अंजीर और अंगूरी शराब भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। वहीं दूसरी ओर मिस्र के राजा से भी बिंदुसार के संबंध थे। मिस्र के उस समय राजा कौन थे? तो वहां के राजा थे टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो कहीं कहीं आप फिलाडेल्फस पढ़े लेंगे, कहीं टॉलमी, ये दोनों नाम एक ही है। तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने यहाँ से एक डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। तो जिस प्रकार से प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, उसी तरह से आएगा डायनोसिस किसके दरबार में आए थे? तो बिंदुसार के। और कहां से आया था? तो वो आया था मिस्र से। और किसने भेजा था? तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भेजा था। तो बिंदुसार से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, ये मूल रूप से इतने प्रश्न बनते हैं, इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं अशोक। अशोक के क्रम में आएंगे तो 273 बीसी में ये राजा बनने की इनकी बात आती है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, इनको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि बिंदुसार 273 बीसी में मरता है। मरने के बाद गद्दी पर बैठता है अशोक 269 बीसी। तो यहाँ 269 ही कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। 269 बीसी में अशोक जो है राजा बना। अब ये 4 वर्ष का गैप क्यों होता है? तो बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि बिंदुसार के मरने के बाद अशोक के सभी भाइयों में राजा बनने के लिए एक लंबा संघर्ष चला, और इस संघर्ष के दौरान उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। और 99 भाइयों की हत्या करने के क्रम में ये
4 साल का गैप जो है वो क्रिएट होता है। अब हालांकि सभी ग्रंथ इस बात से सहमत नहीं है, ये बौद्ध ग्रंथों का अपना मानना है कि उसने 99 भाइयों की हत्या की थी। अधिकांश ग्रंथ इस बात से सहमत नहीं दिखाई देते हैं। तो फिर भी आपको इतना जरूर याद रखना है कि अशोक 269 बीसी में राजा बना और राजा बनने से पहले वह मौर्य साम्राज्य में अवंती क्षेत्र का राज्यपाल के रूप में शासन कर रहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अशोक राजा बनने से पहले किस क्षेत्र का राज्यपाल था, तो अवंती क्षेत्र का जो है वह एक राज्यपाल था। अशोक के संबंध में कई प्रकार के अभिलेख और साहित्य से जानकारी मिलती है। उसी क्रम में अशोक के नाम को लेकर के भी कई तरह जो है चर्चाएं मिलती हैं। पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा ये 2 अभिलेख मिले हैं जहां से अशोक नाम जो है मिला है अशोक का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों से प्राप्त हुआ है, तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा अशोक ने अपना नाम रखा था देवनाम प्रिय, तो देवनाम प्रिय अशोक के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अशोक से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण घटना है 261 बीसी की घटना। जब वह अपने शासन के 8 वर्ष पूरे करके 9वें वर्ष में प्रवेश करता है, तो उस समय अपने सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वह कलिंग पर आक्रमण करता है। और कलिंग किसे कहते हैं? उड़ीसा को, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में ही पढ़ा है। तो कलिंग उड़ीसा पर जो है उसने आक्रमण किया और इस आक्रमण के बाद लाखों की संख्या में लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोगों को बंदी बनाया गया। जब वह इस युद्ध के पश्चात रणभूमि में पहुंचा तो रोते बिलापते लोगों को देख कर के उसकी आंखें जो है खुली और उसने उस समय यह घोषणा कर दी कि आने वाले भविष्य में मैं युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि युद्ध की जगह धम्म नीति को अपनाऊंगा। अर्थात भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष, अर्थात धर्म के मार्ग पे चलूंगा, युद्ध के मार्ग पे नहीं चलूंगा। तो कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अशोक ने किस युद्ध के पश्चात जो है अपने धार्मिक नीति में बदलाव लाया था, तो कलिंग युद्ध के पश्चात। और इसके बारे में उसने कहाँ बताया है, तो उसने अपने 13वें शिलालेख में ये बताया है कि वह कलिंग युद्ध के बाद जो है धम्म घोष की ओर प्रेरित हो जाता है। तो ये एक पॉइंट याद रखना है कि धम्म की नीति वह किस युद्ध के पश्चात अपनाता है और किस अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि इस युद्ध के पश्चात वह एक बौद्ध भिक्षुक से मिला जिसका नाम था उपगुप्त, और इसी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वहां से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने धर्म प्रचार के मार्ग पर निकल पड़ा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने कई तरह के उपाय अपनाए, जैसे धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, विभिन्न शिलालेखों का निर्माण कराना, अलग अलग जगहों पर शिलालेख करवाना और उन पर अच्छी अच्छी बातों को लिखवाना ताकि समाज में नैतिकता का प्रसार हो सके। इसके अलावा उसने घूम घूम करके महामात्रों की मदद से भी धार्मिक प्रचार को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उसने खुद भी कई धार्मिक जगहों पर यात्राएं की और अपने शासनकाल में मांसाहार को बंद करवाने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से उसने धर्म को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विस्तार जो है इसी काल में देखने को मिलता है। तो अगले वीडियो में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में धर्म का विस्तार करने के लिए अशोक ने किस प्रकार से कार्य किए थे और कौन कौन से बिंदु हैं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में बनते हैं। इसके अलावा मौर्य प्रशासन जो केंद्रीकृत प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था वो भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं अशोक के वंशज की ओर। तो अशोक के वंशज हुए थे और कई वंशज हुए, लेकिन उनसे प्रश्न बहुत कम ही आते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है अंतिम शासक से जिसका नाम था बृहद्रथ। और ये याद रखना है आपका कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जो 185 बीसी में 185 बीसी में उसके खुद के मंत्री सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या कर दी गई और इस हत्या के पश्चात जो है मौर्य वंश समाप्त हो गया था। तो इस तरह से 322 बीसी में स्थापित मौर्य वंश 185 बीसी में जाके समाप्त हो जाता है। तो अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अंतिम शासक मौर्य शासक जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। जो पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो वह मौर्य वंश का सेनापति था जिसने हत्या कर दी और यहाँ से मौर्य वंश समाप्त हो जाता है और शुंग वंश की शुरुआत हो जाती है। तो शुंग वंश तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश में धर्म के प्रचार के लिए क्या किया गया और मौर्य प्रशासन जहां से आते हैं प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में जिस प्रकार से हम लोगों ने मौर्य वंश के प्रारंभिक स्रोत, मौर्य वंश की स्थापना का क्रम और इसके प्रमुख शासक के बारे में पढ़ा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कॉमेंट जरूर करें ताकि आगे के वीडियोज भी हम जल्द से जल्द बना सके। धन्यवाद।
एडुटेरिया से जुड़े रहने के लिए और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।